गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लास 9th की। ओके, लेसन थर्ड, जिसका नाम है राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, तो बेटा इस लेसन पे हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब या विद्यालय के ऐप पर जाकर देख सकते हो। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये वीडियो नंबर 3 है। आप देख सकते हैं पेज नंबर आपका 56। पेज नंबर क्या बेटा? 56। अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन कर लीजिए। टॉपिक नंबर इज हिटलर्स राइज टू पावर। हम लोग देखेंगे कि हिटलर आखिर पावर में कैसे आया, जर्मनी में हिटलर की शासन कैसे स्टार्ट हुई। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोग इसको देख चुके हैं कि आखिर इटली में क्या कंडीशन थी, सो जर्मनी में क्या कंडीशन थी, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से व्याप्त थी, इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से डेवलप हुई थी, जहाँ के इतने कॉस्ट जो है प्राइस के किसी भी चीज़ के बढ़ चुके थे, और जो वहाँ की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो बहुत ही स्लो हो चुकी थी, बहुत ही वो गिर चुकी थी। तो आज हम देखते हैं कि हिटलर आखिर पावर में कैसे आया, क्या मतलब उसमें समय था, सिचुएशन था, हिटलर कैसे पावर में आया था। देखते हैं। द दिस क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर राइज टू पावर। देखिए, आपने देखा कल परसों वीडियो में कि वहाँ जर्मनी की जो इकोनॉमिक पॉलिटी और सोसाइटी थी, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो किस तरह से वहाँ पर डैमेज हो चुकी थी। तो यही कंडीशंस है कि हिटलर को पावर में आने का एक बैकग्राउंड साफ होता है, एक रास्ता निकलता है। देखते हैं, जो हिटलर था वो बर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। देखिए, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, और 1889 में 1889 ईस्वी में हुआ था। हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी। हालांकि हिटलर का जो बचपन था बहुत गरीबी में बीता था, ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। When the First World War broke out, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, वह आर्मी को ज्वाइन किया, एंड एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट। और ये जो है आर्मी में मतलब जो फर्स्ट सेना जो ज्वाइन करते थे, यानी कि जो मोर्चा पे होते थे, ये उसको मैसेज पहुंचाने का काम करता था हिटलर, एज अ मैसेंजर वर्क करता था। ओके, इनरोल, हाँ, मैसेंजर इन फ्रंट, बिकम अ कारपोरल, बाद में कारपोरल के पद पर नियुक्त हुआ, एंड यर्न मेडल ऑफ ब्रेवरी, और इतना बहादुरी से वो काम किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि जो है इसको बहादुरी की वजह से इसको मेडल दिया गया। किसको? हिटलर को। तो बैकग्राउंड समझिएगा हिटलर का। हिटलर जो है ऑस्ट्रिया में जन्मा। इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर था, यानी कि एक लोअर फैमिली का मेंबर था ये। और ये जो है स्टार्टिंग में आर्मी में ज्वाइन किया, और आर्मी में जो मैसेज जो लड़ते थे सैनिक, उनको ये मैसेज देने का काम करता था। बाद में कारपोरल बना, और कारपोरल बनने में इतना मतलब अपना इम्पोर्टेंस दिया, अपना ब्रेवरी से काम किया कि इसको जो है उसका बहादुरी की वजह से इसको मेडल दिया गया। द जर्मन डिफेट हॉर्टिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रेटी मेड हिम फॉरियस। और जैसे जानते हैं आप, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन की हार हुई, और वहाँ पर थोपे गए वर्साई की संधि में जो कंपेंशन देना था, जो जर्मन की सारे रिसोर्सेस को हैक कर लिया गया था, उससे हिटलर को और मतलब आग बबूला कर दिया, यानी कि हिटलर के मन में और जो है खिन्न की भावना जो है भर दी। लास्टली इन 1919, यानी कि 1919 में, ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर जो था 1919 में एक छोटे से समूह को ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन और एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इन्होंने ज्वाइन किया उस पार्टी को, और पार्टी में अच्छा रिस्पॉन्स देने की वजह से इसकी जो है वैल्यू उसमें बढ़ गई, और उस पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, जो बाद में क्या नाम से प्रचलित हुआ? नाजी पार्टी। क्या हुआ बेटा? रिप्लाई में, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो रिप्लाई कीजिए। नाजी पार्टी, जो हिटलर ने एस्टैब्लिश किया, जिसका ओके ओके, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ओके, स्टार्टिंग नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था, बाद में इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी वर्कर्स जो हिटलर रखा, और यही पार्टी बाद में क्या हो गई? आपको नाजी पार्टी के नाम से
जानी जाने लगी। ओके, इन 1923 हिटलर प्लान टू साइज कंट्रोल ऑफ बवरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। देखिए 1923 में हिटलर ने प्लान बनाया कि ऑस्ट्रिया जो था उसको और अधिक बढ़ाया गया, मैंने बढ़ाना चाहा, यानी कि अपने एरिया को और अधिक दूसरे राज्यों को लेकर के इसको बढ़ाने के प्रयास किया और वो बर्लिन की तरफ कूच कर गया, यानी कि बर्लिन को कैप्चर करने के लिए कूच कर गया और पावर को कैप्चर भी किया। बट क्या हुआ, ही फेल्ड वाज अरेस्टेड, वो असफल रहा, अरेस्ट भी हो गया और जेल में बंद भी हो गया। एंड लेटर रिलीज, और बाद में इसको जेल से रिहाई मिली, छुटकारा मिला। द नाजी वुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930, यानी कि 1930 तक ये जो पार्टी था काफ़ी पॉपुलर नहीं हो पाया, काफ़ी बड़ी पार्टी नहीं बन पाया था। लेकिन इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम द मास मूवमेंट, एज एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 banks collapsed, business shut down, workers lost their jobs, and the middle class were threatened with situations। जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अब जो है डिप्रेशन ऑफ द ईयर में, यानी कि 1929 के दशक में इतने वहाँ पर महंगाई बढ़ चुके थे कि पैसे की वैल्यू इतना कम हो चुकी थी कि वहाँ पर बैंक जो है बंद हो चुके थे और बिजनेस सारे ठप हो चुके थे। वर्कर्स और लेबरों की जो है जॉब थी वो छीन जा चुकी थी, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो चुका था। कहाँ पर? जर्मनी में। तो वैसे सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रेड होप दैट बेटर फ्यूचर। तब क्या किया जर्मन में, देखा कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, तब हिटलर ने क्या किया, प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट किया, प्रचार करना स्टार्ट किया कि अगर मेरी सरकार बनती है या अगर मैं मेजॉरिटी में आता हूँ तो मैं सभी लोगों को जब दूंगा, जो जो फॉरनर जो हमारे ऊपर बरसाए की संधि थोपी गई है मैं उसका बदला लूंगा, जो हमारी बेइज्जती हो रही है वर्ल्ड लेवल पे मैं उसको अपने अपमान का बदला लूंगा। यानी कि इन सारे तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा किया और इतना प्रोपेगेंडा बढ़ चढ़ के किया कि लोग इनके बातों में आकर के इनका सहयोग करना शुरू कर दिए। इन 1929 द नाजी पार्टी गॉट नॉट नो मोर देन 2.6% वोट ऑफ द रिस्टेज द जर्मन पार्लियामेंट, यानी जर्मन पार्लियामेंट में 1928 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में उसको 2.6% से अधिक वोट नहीं मिले थे। जबकि जो 1932 में जो इलेक्शन हुए थे तब तक ये पार्टी जो है मात्र 4 वर्ष में ये बड़ी पार्टियां हो चुकी थी अपने प्रचार प्रसार के बल पे, अपने वादे के बल पे कि मैं जीतूंगा तो गरीबों को गरीबी मिटा दूंगा, मैं जीतूंगा तो सबको रोजगार दिला दूंगा, मैं जीतूंगा तो महंगाई ये कम करा दूंगा। मतलब बहुत सारे तरह के प्रचार जैसे आजकल हमारे नेता लोग करते हैं उस तरह से जो वहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से जो 1932 में इलेक्शन हुआ ये बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई और 37% वोट जो है विन की। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि फिगर में किस तरह से लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और किस तरह से उन्हें अपना मसीहा मानना स्टार्ट कर चुके हैं। किनको? हिटलर को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर जो है बहुत अच्छा वक्ता था, वो बहुत अच्छा बोलता था, उसकी स्पीच में इतनी दम थी कि लोग उसकी बातों को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। ही पैसन, वो शौकीन था, एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपुल, और उसकी जो आवाज़ थी जो उसके स्पीच हुआ करते थे वो लोगों को बदल कर रख देते थे, लोगों की माइंड जो है वो बदल कर रख देता था हिटलर की जो है अपना वो स्पीच। ही प्रोमिस दैट, वो प्रोमिस भी करता था, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वो कहते थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो हमारा राष्ट्र जो है बहुत ही बड़ा मजबूत और पावरफुल हो जाएगा, धनी हो जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो कर दूंगा मैं। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ऑफ ट्रेटी, और जो वर्साई की ट्रेटी में जो हमारे कंट्री को बेइज्जती सहना पड़ा है, कंपेंशन जो थोपा गया है, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपुल, और जर्मन पीपुल की जो मनहानि हो रही है, ठीक है, जिसको नवंबर्स क्रिमिनल कहा जा रहा है, मैं सबको क्या करूंगा? समाप्त कर दूंगा, सबकी आत्मसम्मान को फिर से वापस लाऊंगा। ऐसा प्रोमिस जो हिटलर अपने स्पीच में बार बार करता था ताकि लोग उनकी बातों को सुने और मतलब उनकी बातों में आए। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर जॉब फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर ऑफ यूथ। वो भी कहता था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सबको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं सबको नौकरी दे दूंगा, और जो युवा वर्ग हैं उनकी लाइफ को मैं सेटल कर दूंगा, उनके लाइफ को मैं सिक्योर कर दूंगा। ही प्रोमिस टू विंड आउट ऑफ द ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेज एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन
कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट जर्मनी, और ये भी कहा था कि मैं जर्मनी के विरोध में हो रहे आंदोलन, ये जर्मनी की हो रहे बेइज्जती या शिकायतें या जो कंस्पायरेंसी है, जो षड्यंत्र है, मैं सबको मिटा कर रख दूंगा, मैं सबको समाप्त कर रख दूंगा, ऐसा हिटलर जो है अपने भाषण में, अपने स्पीच में कहा करता। आप देख रहे हैं फिगर यहाँ भी है जो न्यूरमबर्ग में 1936 में रैली के दौरान हुआ है। आपको फिगर दिखाना पड़ेगा तो देख सकते हैं आप लोग। मैं कैमरे को स्विच कर दे रहा हूँ। देख रहे हैं ये न्यूरमबर्ग में जो है 1936 में जो एक असेंबली हुई है, मीटिंग हुई है, वहाँ की फिगर है। और ये फिगर है जो कि ये भी आपको न्यूरमबर्ग में 1938 में जो है मीटिंग हुई थी, ये वहाँ की फिगर आपको सामने दिखाई दे, लोग कैसे अपने मसीहा के रूप में हिटलर को देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से बातें हैं। और एक और फिगर आप देख रहे हैं कि हिटलर जो है अपने अलग अलग कई स्पीचों में लोगों को अपनी बातों के द्वारा ये करने का मतलब उसको अपने बातों में लाने का प्रयास कर रहा है, अपनी बातों से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहा है। तो इधर है कि हिटलर जो है अपने कम समय बहुत सारे मीटिंग, बहुत सारे असेंबली जो है कर रखा था प्रचार प्रसार करने के लिए। ओके, हिटलर डिवाइड दैट न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो हिटलर जो है अपने समय में नया पॉलिटिक्स का नया जो है मतलब स्टाइल लिया था, नए तरीकों से पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टल द मासोलेशन एंड नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज, और इन्होंने बहुत सारे रैलियों की, बहुत सारे सभाएं की, बहुत सारे मीटिंग्स की लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एंड पब्लिक मीटिंग to demonstrate the support of Hitler and still sense of unity among the people, यानी कि लोगों को कई बार मीटिंग किया, लोगों को कई बार रैली निकाली ताकि हिटलर की बातों को ध्यान से लोग सुने और मोबिलाइज हों और एक यूनिटी में सबको रखा जाए। द रेड बैनर, इसका सिंबल था रेड बैनर, लाल रंग का झंडा, और उसमें स्वास्तिक आप देख रहे हैं। स्वास्तिक का सिंबल आप बहुत जगह देखे होंगे, पूजा पाठ में होता है, नहीं तो आपको दिखा सकता हूँ कि स्वास्तिक का सिंबल कैसा होता है, अगर नहीं देखें तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो है स्वास्तिक का सिंबल है, आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं, अब बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल, रिप्लाई करो बेटा, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है? तो ये जो सिंबल था वो रेड फ्लैग पर था, कैसा था? रेड बैनर पे स्वास्तिक का सिंबल बना था। जैसे मान लो कि अलग अलग पार्टियों का सिंबल होता है, जैसे मान लिया सपा का है रेड साइकिल सिंबल है, बसपा का है आपका एलिफेंट सिंबल है, उसी प्रकार बीजेपी का है कमल, कांग्रेस का है पंजा। उसी प्रकार ये जो नाजीज पार्टी था जर्मन में, उसका सिंबल क्या था? रेड बैनर पर स्वास्तिक का सिंबल लगा हुआ उसका पार्टी का सिंबल था। द रेड बैनर विथ द स्वास्तिक द नाजी सैल्यूट, नाजी लोग उसको उस फ्लैग को सैल्यूट करते थे। एंड रिचुअलाइज राउंड ऑफ द प्लेन्स आफ्टर द स्पीच वेयर ऑल पार्ट ऑफ द पार्टिकल पावर्स, यानी कि इस तिरंगे को, इस झंडे को, मतलब सॉरी इसके बैनर्स को बहुत लोग सैल्यूट करते थे, सलामी देते थे, यानी कि उसके बहुत सारे मान सम्मान भी देते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला लाइन है नेक्स्ट पेज में, नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्ट हिटलर टू मसीहा, यानी कि नाजी पार्टी के लोग हिटलर को ऐसे शो करते थे जैसे वो मसीहा हो, जैसे वो भगवान का रूप हो, जैसे नाजी के लिए या हिटलर के लिए या जर्मन के लिए एक ऐसे भगवान के दूत बनकर आया हो जो सभी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। इस तरह से लोग उसको प्रचार प्रसार करते थे, भाई हिटलर जो है हमारा मसीहा है, हमारा भगवान है, और क्या करेगा वो जो है सबकी मतलब कष्ट को निवारण करने वाला है। सोवियर एज द समवन who had arrived to deliver people from their distress, it is an image captured by imagination of people though whose sense of dignity and pride had been shattered, and who were living in a time to acute economic and political crisis। लोगों के मन में भावनाएं आने लगी, लोगों के मन में विचार आने लगा कि अब हम लोग के पास जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस है, अब हम लोग का समय दूर हो रहा है, अब हम लोग का समय वापस आने वाला है, फिर से जो है सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, ऐसा उन लोगों का मानना था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर जो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी द्वारा डेमोक्रेसी थी, नेशनल असेंबली द्वारा बनाई गई थी वाइमर रिपब्लिक द्वारा, तो वाइमर रिपब्लिक जो किस तरह से समाप्त हुआ, वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेसी जो है समाप्त हो गई,
अब हम आगे पॉइंट में देखने वाले कि हिटलर ने क्या क्या किया ताकि वहाँ की डेमोक्रेसी समाप्त हो, क्या चली, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुआ। हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर जर्मनी में जो तानाशाह शासन था वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ और वहाँ डेमोक्रेसी किस तरह से समाप्त हुआ। चलते हैं आगे। बेटा आप लोगों का आवाज साफ सुनाई दे रहा है ना? ओके। ऑन 30 जनवरी 1933 को, देखिए 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to the Hitler। 30 जनवरी 1933 को जो हिडेनबर्ग का प्रेसिडेंट था, उन्होंने सबसे उच्च पद यानी कि चांसलरशिप होता है, उस पद को हिटलर को ऑफर्ड किया गया। या जो है इस पार्टी का सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होता है चांसलरशिप के रूप में आप आए। बाई नाउ द नाजी एंड द मैनेज्ड टू रैली एंड द कंजर्वेटिव टू देयर कॉज। चूंकि जो है जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, नाजी पार्टी को मैनेज इतने ढंग से किया था, इतने रैली की थी और इस तरह से विचारधारा उसकी समझ में आ रही थी कि जो उसको इस प्रकार के ऑफर को मतलब पोजीशन को ऑफर किया गया। और हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर ने पावर में आते ही यानी पावर में आने के बाद, चांसलरशिप बनने के बाद, हिटलर सेट आउट द माइंड डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जैसे ही हिटलर को पावर मिला, अपने माइंड में सेट कर लिया कि हमें कैसे किस तरह से डेमोक्रेटिक रूल को स्ट्रक्चर को फिर से रिबिल्ड करना, रिकास्ट करना है। अ माइस्ट्रियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेट हिज मूव। देखिए एक तरह से रहस्यमय घटना होती है जर्मन के पार्लियामेंट में, ठीक है, उस बिल्डिंग में फरवरी में, वहां पर रहस्यमय ढंग से आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लगती है, फायर हो जाता है वहां पर। और उस फायर होने के बाद, आग लगना एक तरह से कह सकते हैं कि हिटलर को और अधिक ढंग से एक मतलब बहाना मिल गया, एक प्रोपेगेंडा करने का एक समय मिल गया उसको। तो आउट इन ब्रोक द पार्लियामेंट फरवरी फैसिलिटेड टू हिज मूव द फायर डिक्री, एक अध्यादेश जारी किया 28 फरवरी 1933 को, यानी कि 30 जनवरी को आग लगती है और ठीक 1 मंथ बाद 28 फरवरी को एक आदेश जारी करता है, इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली दैट हैज बीन ग्रांटेड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जब एस्टेब्लिश हुआ था तो वहाँ पर एक संविधान बनाया गया था, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें सभी लोगों को वोट देने का राइट दिया गया था, सभी लोगों को अपनी बातों को रखने का राइट था। इन सारे अधिकारों को जो हिटलर ने एक अध्यादेश जारी किया था 28 फरवरी को 1933 में, उसमें सारे नियम को, सारे अधिकार को वापस कर लिया, सारे अधिकार को सस्पेंड कर दिया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमी, तब उनके जो कट्टर विरोधी थे, जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, ठीक है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तब उन पर ध्यान मुड़ा और मोस्ट ऑफ हुम हुडली पैक्ड अप, उसमें से अधिक लोगों को, यानी जो सोशलिस्ट पार्टी या जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जो हिटलर के विरोधी थे, उनको जबरदस्ती पकड़ना स्टार्ट कर दिया, उनको कैच करना स्टार्ट कर दिया और पकड़ करके उन्हें जेल में इटैब्लिश अ कंसंट्रेशन कैंप, न्यूली एक बनाया गया था कंसंट्रेशन कैंप, उसमें लोगों को बंद करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है बता दूं आप लोगों को। कंसंट्रेशन कैंप जो है इलेक्ट्रिक वायर द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिक का नंगा तार द्वारा, वो एक बाउंड्री एरिया होता है जिसमें थ्रू आउट 24 आवर्स उसमें इलेक्ट्रिक जो है प्रवाहित होती है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हो। बाहर जाने का प्रयास करो तो इलेक्ट्रिक जो है शट लग जाएगा और आप वहां पर डेड कर जाओगे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक वायर से घिरा हुआ एक एरिया होता था जिसको बोलते थे कंसंट्रेशन कैंप, यानी कंसंट्रेशन कैंप इज अ बाउंडेड एरिया बाई नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन कैंप जो है इलेक्ट्रिक वायर द्वारा, जिसमें जिसमें 24 आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, वैसा वायर द्वारा बाउंडेड एक एरिया होता था जिसको कहते थे कंसंट्रेशन कैंप। इसमें वहाँ से जो पकड़े गए लोग होते थे कम्युनिस्ट और अदर पार्टीज के लोगों को वहाँ पर उसमें डाल देता था, ठीक है, ताकि लोग वहाँ से भाग नहीं पाते थे और लास्टली वहाँ पर दम तोड़ देते थे। रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सेवर, यानी कम्युनिस्टों को वहाँ बहुत सारी यत्नाएं दी जाती थी। आउट ऑफ द सर्वेइंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डजल
डफ्ड, यानी कि उसमें 6,808 जो है फाइल्स जो हैं अरेस्टेड की, उसमें समाप्त कर दिए गए। स्मॉल सिटी, 500,000 पॉपुलेशन, ये एक छोटी सी शहर थी जहाँ पर, यानी कि एक छोटी सी शहर भी बच सकती थी यहाँ पर मिलियन का। और 1,440 वेयर दोज कम्युनिस्ट एलोन, इसमें मतलब उसमें बहुत सारे लोगों की फाइल्स थी बट उसमें बहुत सारे कम दिखाए गए। इसमें 1440 वेयर उसमें कल कम्युनिस्ट थे। दे वेयर हाउएवर only one among the 52 types of victims pursued by नाजी across the country, यानी कि पूरे कंट्री में लगभग 52 प्रकार के लोगों को जो है उसमें कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ करके डाल दिया गया था। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास। देखिए ये जो है 28 अप्रैल को आदेश जारी हुआ और मात्र कुछ ही दिनों में, यानी कि 4 दिनों में लगभग ना, 3 मार्च को एक अध्यादेश जारी हुआ, एक आदेश जारी हुआ, जिससे वजह से क्या होता है, दिस एक्ट इटेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। यही एक्ट जो है जर्मनी में तानाशाही शासन का मतलब स्थापना करता है। इसमें क्या था, आता है कि व्हाट वाज द एक्ट, इनेबलिंग एक्ट, तो क्या कहता है, इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, यानी कि इस पावर में, इस अध्यादेश में ये लिखा हुआ था कि सभी पावर्स जो पार्लियामेंट्री से इटेब्लिश जो किया था, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इटेब्लिश हुआ था, उसमें दिए गए सभी पावर को समाप्त करके सारे पावर को हिटलर के द्वारा दिया जाता है, हिटलर में दिया जाता है, और हिटलर ही आदेश जारी करके जो भी करना होगा तो वो ऑल पावर्स को डिक्री द्वारा काम करेगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेयर बैंड, यानी कि सभी प्रकार के पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर यूनियन पार्टीज को बैंड कर दिया गया। केवल वही पार्टी वर्क करेगी, केवल नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी जिसको सपोर्ट करेगा वही पार्टी केवल वर्क करेगी। बाकी पार्टी को न मीटिंग करने का अधिकार है, न असेंबली करने का अधिकार है, न पार्टी बनाने का अधिकार है। दैट मीन सारे जो पावर्स थे उसको बाय कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया। द स्टेट इटेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, यानी कि जो उसमें जो इटेब्लिश जो नाजी पार्टी था उसके पावर में, यानी कि उसके अंडर में सभी चीजें, जैसे इकोनॉमी, आर्थिक मतलब कंडीशंस, मीडिया, आर्मी और न्यायपालिका, यानी कि जितने भी कंट्री को चलाने वाले मतलब पॉइंट्स थे, सब के सब क्या हो गए, सब के सब हिटलर या नाजी पार्टी के अंडर में वर्क करने लगे। यानी कह सकते हैं कि अब यहाँ पर लोगों की जो डेमोक्रेटिक राइट था वो सब के सब क्या हो गया, सब के सब समाप्त हो गया और सभी नाजी पार्टी के अंदर में कंट्रोल होना स्टार्ट हो गए। स्पेशल सर्विलांसेस, इसके अलावा जो हिटलर ने अपने लिए या अपने पार्टियों के लिए बहुत सारे सुरक्षाओं की व्यवस्था की। इसमें अलग से कई सारी पार्टियों को वो मतलब प्रोडक्शन के लिए सैनिकों की व्यवस्था की। देख रहे थे इसमें, स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्स वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वाज दैट द नाजी वांटेड, यानी कि नाजियों के लिए जो नाजी पार्टी चाहती थी उसके लिए बहुत सारे फैसिलिटी को दिया गया। Apart from the already existing regular police, a green uniform and SA storm troopers, these include the Gestapo, यानी कि सेक्रेट पुलिस होती थी राज्य की, जो गुप्तचर विभाग बोलते हैं, उसको भी इंक्लूड किया इसमें, मतलब नई रिक्रूटमेंट की। द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी कि बहुत सारे नए नए सैनिकों की यहाँ में मतलब व्यवस्था की, सैनिकों को बहाल किया। इट वाज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज दैट गिव अ नाजी स्टेट टू रिपुटेशन एज द मोस्ट डेयर्ड क्रिमिनल स्टेट, यानी कि इतना अपने आप को पावर बढ़ाई, इतना अपने आप में सैनिकों की व्यवस्था की कि अगल बगल उसमें जो है इसको सबसे खतरनाक क्रिमिनल स्टेट के रूप में जाना जाने लगा नाजी पार्टी के द्वारा। पीपुल कुड नाउ बी डिटेन्ड, गेस्टेपो टॉर्चर चेम्बर, यानी कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के गेस्टेपो में, यानी कि टॉर्चर चेम्बर में, यानी कि कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाने लगा। राउंडेड अप एंड सेंड कंसंट्रेशन कैंप, और लोगों को पकड़ पकड़ कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया जाने लगा जो नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोड्यूसर एंड द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल द इम्प्यूनिटी, यानी कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़, जो नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे वैसे लोगों को जबरदस्ती जो है पकड़ करके इसमें बंद किए जाने स्टार्ट हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट, ये सेकेंड पॉइंट था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो नेक्स्ट डे में करूँगा, ठीक है।